चलिए साथियों, अब हम जो है अपने सेकंड पोर्शन पर चर्चा करने वाले हैं। हमने पहले बात की ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की। उसके बाद में हम चर्चा कर रहे थे विटामिन्स, जो कि ऊर्जा प्रदान नहीं करते लेकिन शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। विटामिन भी दो प्रकार के हम देख रहे थे, एक वसा विलय विटामिन जिसमें हमने विटामिन ए, डी, ई के अपन ने पढ़ा, और अब हम बात करेंगे जल विलय विटामिनों की। तो जल विलय विटामिन जो है उनके बारे में अब चर्चा करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाइए आप, जल विलय विटामिन। सेकंड जो पार्ट है वो है जल विलय विटामिन। जल विलय विटामिन। जल विलय विटामिनों की अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो जल विलय विटामिन में सबसे पहला जो विटामिन है वो हम बात करेंगे विटामिन B1। किसकी बात करेंगे? नंबर एक पर हम बात करेंगे विटामिन विटामिन B1। साथियों, विटामिन B1 जो है, इस विटामिन B1 का यदि हम रासायनिक नाम देखें, विटामिन B1 का रासायनिक नाम देखें तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या है इसका रासायनिक नाम? थायमिन इसका रासायनिक नाम है साथियों। ठीक है, नोट कर लो। इसके अलावा इसे एंटी बेरीबेरी या एंटी न्यूराइटिक जो विटामिन है वो भी कहा जाता है। ठीक है, थायमिन इसे कहते हैं एंटी बेरीबेरी, एंटी बेरीबेरी व एंटी न्यूराइटिक व एंटी न्यूराइटिक। क्या कहते हैं इसको? एंटी न्यूराइटिक जो है वो भी इसको कहा जाता है। सामान्य सूत्र देखें तो कार्बन के इसमें 12 अणु होते हैं, हाइड्रोजन के अणु होते हैं 16, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है जो 4 अणु होते हैं, और एक सल्फर और एक ऑक्सीजन होता है। तो लिखिए सामान्य नाम, सामान्य सूत्र, सॉरी, सामान्य सूत्र की बात करते हैं। तो सामान्य सूत्र क्या होगा? कार्बन होगा, इसमें हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन, और कार्बन कितने बताए मैंने आपको? कार्बन बताए 12 अणु, तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 16। कार्बन, हाइड्रोजन, इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन के अणु होते हैं 4, एक सल्फर होता है, और एक अणु इसमें किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। तो C12H16N4SO, ये जो है वो इसका सामान्य सूत्र है। और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे सी फंक, जिन्होंने 1926 में जो है इसकी खोज की थी। तो लिखिए खोजकर्ता, खोजकर्ता, खोजकर्ता है सी फंक। और सी फंक ने इसकी जो खोज की थी वो कब की थी? 1926 में इस B1 विटामिन की खोज की थी, 1926 में। ठीक है, खोजकर्ता कौन है? तो सी फंक जो है वो खोजकर्ता है, 1926 में इन्होंने इसकी खोज की थी। स्रोत क्या है इसके? तो अगर हम विटामिन B1 के स्रोत पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालें, तो इसके जो सोर्स है साथियों, सोर्स में अगर अपन बात करें तो एक तो है गेहूं, गेहूं के अलावा अंडे, मांस, यकृत, मीट, ठीक है, और बिना पॉलिश के चावल, ये सभी इसके स्रोतों में शामिल हैं। तो स्रोत में लिखिए गेहूं, गेहूं, अंडे, यकृत, मीट व बिना पॉलिश के चावल, बिना पॉलिश के चावल, बिना पॉलिश के चावल। ठीक है, चावलों पे आजकल ज्यादा अच्छे और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उनको क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर दी जाती है, तो चमक तो आ जाती है उनमें, लेकिन उनके विटामिन जो है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यीस्ट जो है, यीस्ट में भी ये पाया जाता है। ठीक है, किसमें? यीस्ट भी लिख लो इसमें, यीस्ट, अमीर जिसको कहते हैं, यीस्ट में भी विटामिन B1 पाया जाता है। इसके आरडीए की बात करें तो इसकी जो आरडीए होती है वो 1 से 1.5 मिलीग्राम पर डे होती है। आरडीए कितनी होती है? तो आरडीए लिखेंगे 1 से 1.5 मिलीग्राम पर डे। आरडीए 1 से 1.5 मिलीग्राम पर डे। आरडीए कितनी इसकी? तो आरडीए है 1 से 1.5 मिलीग्राम पर डे, इसकी आरडीए होती है साथियों। और इसका कार्य अपन देखें तो जो तंत्रिका कोशिका है, इन तंत्रिका कोशिकाओं का पोषण करना जो है वो इसका मुख्य कार्य है। तो कार्य लिखिए, तंत्रिका कोशिकाओं, तंत्रिका
कोशिकाओं का तंत्रिका कोशिकाओं का पोषण करना, तंत्रिका कोशिकाओं का क्या करना, पोषण करना जो है वो विटामिन बी1 का कार्य है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसकी कमी के रोगों की बात करें तो इसकी कमी से जो रोग होते हैं उन रोगों में शामिल एक तो बेरी रोग है, और इसके अलावा एक कार्डियोवैस्कुलर एट्रोफी जो रोग है वो भी विटामिन बी1 की कमी से होता है। तो लिखो कमी के रोग, कमी के रोग। तो कमी के रोग में एक तो हो गया बेरी बेरी, और एक है कार्डियो वेस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर एट्रोफी, कार्डियोवैस्कुलर एट्रोफी। ये क्या हो गए, कमी के रोग हो गए। तो बेरी और कार्डियोवैस्कुलर एट्रोफी जो है ये हो गए किसके कमी के रोग, विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग हैं। ये जो बेरी रोग है साथियों, इस बेरी रोग के जो खोजकर्ता थे अगर आपसे पूछे तो हम जवाब देंगे आईजे कमेन जो है, वो आईजे कमेन नामक वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने इस बेरी रोग की खोज की थी। तो फैक्ट लगा के लिख लो इन बातों को, फैक्ट लगा के लिख लीजिएगा। नंबर 1 एरो ही लगा लो। बेरी इस बेरी रोग में हृदय का आकार अनियंत्रित हो जाता है, अनियमित हो जाता है। बेरी रोग के खोजकर्ता, बेरी रोग के खोजकर्ता, ठीक है, आईजे, क्या नाम है, आईजे कमेन, आईजे कमेन याद रखना। खोजकर्ता कौन है, आईजे कमेन। आईजे कमेन नामक वैज्ञानिक ने इस बेरी रोग की क्या की थी साथियों, खोज की थी। लेकिन ध्यान रहे पकाने पर यह विटामिन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जिन स्रोतों में विटामिन बी1 पाया जाता है यदि हम उनको पकाते हैं तो ये बी1 विटामिन जो है वो क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो नीचे लिखेंगे यह विटामिन, यह विटामिन पकाने पर, यह विटामिन पकाने पर नष्ट हो जाता है। यह विटामिन पकाने पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन, विटामिन बी1 जिसे हम थायमीन कहते हैं, पकाने पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये हमने विटामिन बी1 के बारे में चर्चा की, नोट कर लो। और अब आगे हम बात करेंगे विटामिन बी2 की। विटामिन बी2 की, चलिए अब हेडिंग लगाइए नंबर 2, विटामिन बी2। विटामिन बी2 की बात करें साथियों तो विटामिन बी2 को पीला विटामिन भी कहते हैं, और इसका जो नाम है वो क्या है, रासायनिक नाम, वो है इसका राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन। तो पहली बात तो लिखो इसे पीला विटामिन भी कहते हैं, से पीला विटामिन, से पीला विटामिन, पीला विटामिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पीला विटामिन भी कहते हैं साथियों। यदि इसका हम रासायनिक नाम देखें, रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम क्या है देखिए, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन। इसी को लैक्टोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है, इसी को ओवोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को हेपेटोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे के सारे जो नाम है, राइबोफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन, ओवोफ्लेविन, हेपेटोफ्लेविन, ये सारे के सारे विटामिन बी2 के नाम है। तो लिखो रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, इसके अलावा ओवोफ्लेविन, ओवोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ओवोफ्लेविन के अलावा जो है इसका नाम, मुख्य रूप से तो दो याद रख लोगे तो भी ठीक है, फिर भी आप चाहते हो तो एक नाम और याद रख लो, लैक्टोफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन,
राइबोफ्लेविन, ओवोफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन, इसके अलावा एक नाम और बताया था वो भी नोट कर लो, हिपेटोफ्लेविन। वह हिपेटोफ्लेविन, वह हिपेटोफ्लेविन, ये सारे नाम किसके हैं? ये सारे के सारे नाम जो है विटामिन बी2 के हैं। रासायनिक सूत्र देखें इसका, तो रासायनिक सूत्र में कार्बन जो होते हैं, लिखो सूत्र, रासायनिक सूत्र या कह दो सामान्य सूत्र, रासायनिक सूत्र या सामान्य सूत्र, और ये होता है C17। कार्बन के कितने अणु होते हैं इसमें? 17 होते हैं, और हाइड्रोजन के जो है इसमें 26 अणु होते हैं। कितने होते हैं? हाइड्रोजन के 26 होते हैं, जबकि नाइट्रोजन के इसके अंदर होते हैं 4 अणु, नाइट्रोजन के 4 अणु, और ऑक्सीजन के होते हैं 6 अणु। अगर ये आपके याद होते हैं तो अच्छी बात है, बाकी इतना आपको डीप में जो है प्रीलिम्स में पूछा नहीं जाता है, ठीक है, फिर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ओके, चलिए इसके खोजकर्ता की बात करें तो वरबर्ग और क्रिस्टेन नामक जो वैज्ञानिक है वो विटामिन बी2 के क्या है? खोजकर्ता। तो लिखो खोजकर्ता, खोजकर्ता, तो खोजकर्ता कौन है? वरबर्ग, और वरबर्ग के साथी थे जिनका नाम क्या है? क्रिस्टेन। क्या नाम है? क्रिस्टेन। तो वरबर्ग व क्रिस्टेन, वरबर्ग व क्रिस्टेन, इन्होंने क्या किया साथियों? इन्होंने इस विटामिन की खोज की थी, और इसके स्रोत की हम चर्चा करेंगे, ठीक है, स्रोत की हम बात करेंगे। तो अनाज, हरी सब्जियां, पनीर, देखो स्रोत, विटामिन बी के स्रोत हैं अनाज, हरी सब्जियां, अनाज, हरी सब्जियां, के अलावा पनीर, ठीक है, इन सब में विटामिन क्या पाया जाता है? बी2 पाया जाता है। और भी अगर आप लिखना चाहते हैं इनके सोर्स में तो आप लिख सकते हैं, मीट लिख सकते हैं, अंडे लिख सकते हैं, यकृत लिख सकते हैं, यीस्ट लिख सकते हैं, लिख दो मीट, यकृत, अंडे व यीस्ट। ये लो, इनसे बाहर तो कोई विकल्प बनाएगा ही नहीं, ठीक है। तो अनाज, हरी सब्जियां, पनीर, मीट, यकृत, अंडे व यीस्ट, इनके अंदर जो है साथियों क्या पाई जाती है? इनके अंदर ये विटामिन बी2 जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी आरडीए की चर्चा जरूर करेगा, तो आरडीए की बात करें, रिक्वायर्ड डेली अलाउंस जो है, ये रिक्वायर्ड डेली अलाउंस कितनी है? तो इसकी रोजाना चाहिए गई जो मात्रा है वो 1 से 2 मिलीग्राम पर डे है, ठीक है। तो आरडीए क्या है? आरडीए 1 से 2 मिलीग्राम पर डे, 1 से 2 मिलीग्राम पर डे इसकी क्या है? आरडीए है। कार्य देखें तो इस विटामिन बी2 का जो कार्य है वो है सेल ग्रोथ करना। क्या करना? सेल ग्रोथ, यानी कोशिका की वृद्धि में क्या करना साथियों? सहायता करना, कोशिका की वृद्धि में सहायता करना। देखो कार्य, तो कार्य में लिखो विटामिन बी2 का मुख्य कार्य, मुख्य कार्य, विटामिन बी2 का मुख्य कार्य कोशिका की वृद्धि में सहायता करना, कोशिका की वृद्धि में सहायता करना, ठीक है। विटामिन बी2 का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका की वृद्धि में क्या करना साथियों? कोशिका की वृद्धि में सहायता करना इसका मुख्य कार्य है। यदि विटामिन बी2 की कमी होती है तो इससे जो रोग होता है वो है किलोसिस। इसके अलावा एक रोग है ग्लोसाइटिस। क्या है? ग्लोसाइटिस। एक ग्लोसोलॉजी, ग्लोसोलॉजी था जीभ का अध्ययन, और ग्लोसाइटिस है जीभ में सूजन, और एक किरेटाइन, कौन सा है? किरेटाइटिस, इसको बोलेंगे किरेटाइन नहीं, किरेटाइटिस रोग हम बोलेंगे इसको। तो एक तो किलोसिस, एक ग्लोसाइटिस, और एक किरेटाइटिस, ये इसकी कमी के रोग हैं। देखिए कमी का रोग, तो कमी के रोगों की बात करें तो एक तो है किलोसिस, किलोसिस, और ये जो किलोसिस रोग है इसमें क्या होता है? होठ व त्वचा का फटना, होठ व त्वचा का फटना शामिल है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो रोग है वो है ग्लोसाइटिस, और ग्लोसाइटिस रोग में क्या होगा? तो ग्लोसाइटिस रोग में होगा जीभ में सूजन, जीभ में सूजन,
ठीक है, जीभ में क्या होगा, सूजन। और एक क्या है, एक रोग का नाम है क्रेटाइटिस। एक रोग कौन सा है साथियों, क्रेटाइटिस। क्रेटाइटिस, ठीक है। यस, ये तीनों के तीनों जो रोग हैं वो किसकी कमी से होते हैं, क्रेटाइटिस रोग होता है, त्वचा से संबंधित है। तो ये सारे के सारे हो गए विटामिन बी2 की कमी के रोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, विशेष रूप से आप ये बात जरूर ध्यान रखना कि इसमें त्वचा का फटना शामिल है। अधिक मात्रा में मूत्र द्वारा जो है ये विटामिन क्या हो जाता है, निष्कासित हो जाता है। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो केरेटाइटिस वगैरह में क्या है, त्वचा का फटना वगैरह शामिल है इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अपना जल विलय विटामिन में दूसरा विटामिन बी2। नंबर 3 पर हम चर्चा करते हैं, विटामिन बी3 की हम बात करेंगे। तो अगला जो जल विलय विटामिन है, अगला जल विलय विटामिन है नंबर 3, विटामिन बी3। साथियों, विटामिन बी3 जो है इसका रासायनिक नाम देखें तो इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या है इसका रासायनिक नाम, नियासिन इसका रासायनिक नाम है। इसी को एंटी डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी डर्मेटाइटिस भी इसी को कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य है त्वचा व तंत्रिकाओं के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो लिखो इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम है नियासिन। रासायनिक नाम क्या है साथियों, नियासिन है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और नाम है, वो है एंटी डर्मेटाइटिस। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं एंटी डर्मेटाइटिस। क्या कहते हैं साथियों, इसे कहते हैं एंटी डर्मेटाइटिस। एंटी डर्मेटाइटिस इसी को कहा जाता है। सामान्य सूत्र अगर इसका देखें तो C9H17O5N होता है। देखो सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र क्या है इसका, तो इसके अंदर होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन के अणु होते हैं 9, हाइड्रोजन के अणु कितने होते हैं, तो हाइड्रोजन के अणु होते हैं 17, ऑक्सीजन के अणु होते हैं 5 और नाइट्रोजन का अणु होता है 1। तो C9H17O5N इसका सामान्य सूत्र है। और इसके खोज करता है साथियों विलियम, जिन्होंने 1933 में इसकी क्या की थी, खोज की थी। तो खोजकर्ता लिखो, तो खोजकर्ता व्यक्ति का नाम है विलियम। खोजकर्ता कौन है, विलियम। और 1933 में विलियम के द्वारा इस विटामिन बी3 की क्या की गई थी, खोज की गई थी। इसके स्रोत पर अगर हम चर्चा करें तो इसके स्रोत में शामिल होते हैं अंडे, यकृत, मीट, दूध, मूंगफली, यीस्ट, किडनी। ये सब इसके क्या है साथियों, स्रोत हैं। तो स्रोत देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्रोत में पहला तो आप लिखिए अंडे, अंडे, एक है यकृत, एक है मीट। ठीक है, मांस के अंदर पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है, दूध, मूंगफली, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है साथियों, ये विटामिन बी3 पाया जाता है। इसके अलावा भी आप बात करें तो दो नाम मैंने और बोले, तो वो भी आप नोट कर लो, यीस्ट व किडनी, यीस्ट व किडनी, ये भी आप देख लीजिए। तो विटामिन बी3 नियासिन जिसको कहते हैं, जिसे एंटी डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, ये अंडे, यकृत, मीट, दूध, मूंगफली, यीस्ट व किडनी, इनमें मुख्य रूप से पाया जाता है। अब स्रोत की हमने बात कर ली, तो अब हम इसकी चर्चा करेंगे आरडीए की। किसकी बात करेंगे, आरडीए की बात करेंगे कि रिक्वायर्ड डेली अलाउंस कितना है, या रिक्वायर्ड डाइटरी अलाउंस जो है वो कितना है। तो वो है 5 से 10 मिलीग्राम पर डे। आरडीए जो है, रिक्वायर्ड डेली अलाउंस जो है, रोजाना चाहिए गई जो मात्रा है विटामिन बी3 की, वो है 5 से 10 मिलीग्राम पर डे। 5 से 10 मिलीग्राम पर डे जो है, ये क्या है साथियों, आरडीए है। 5 से 10 मिलीग्राम क्या है, आरडीए है। इसकी विटामिन बी3 की, जो हमारे शरीर के द्वारा रोजाना चाही गई जो है वो मात्रा है। कार्य की बात करें तो कार्य में मैंने आपको बताया कि त्वचा और जो तंत्रिका होती हैं इनके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो लिखो कार्य, तो लिखो यह है विटामिन त्वचा व तंत्रिकाओं के लिए, यह विटामिन त्वचा व तंत्रिकाओं के लिए आवश्यक होता है।
यह विटामिन त्वचा व तंत्रिकाओं के लिए क्या होता है साथियों, आवश्यक होता है। ये विटामिन त्वचा व तंत्रिकाओं के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी के रोग अगर अपन देखें कि विटामिन B3 जिसे हम नियासिन कहते हैं, इसकी कमी के रोग क्या है, तो इसकी कमी के रोगों में हम कहेंगे कि जो तंत्रिका तंत्र है उसमें अनियमितता हो जाती है, यानी तंत्रिका अनियमितता है। एक वर्निंग फिट सिंड्रोम है। बर्निंग फिट सिंड्रोम में क्या होता है, पैरों में जलन होती है और रात्रि में ये जलन ज्यादा होती है। ठीक है, तो लिखो कमी का रोग, कमी का रोग। ठीक है, कमी के रोग में लिखेंगे एक तो तंत्रिका अनियमितता, एक रोग तो क्या है, तंत्रिका अनियमितता, तंत्रिका अनियमितता। और इसके अलावा जो रोग है वो है कौन सा, बर्निंग बर्निंग फिट सिंड्रोम, बर्निंग फिट सिंड्रोम, बर्निंग फिट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, पैरों में जलन, पैरों में जलन, और ये रात्रि में अधिक होती है, रात्रि में अधिक होती है, रात्रि में ज्यादा होता है ये बर्निंग फिट सिंड्रोम जो है, पैरों में जलन होती है इसमें। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, इसी विटामिन B3 की कमी से बाल जो है वो भूरे हो जाते हैं। बाल कैसे हो जाते हैं, ब्राउन। फैक्ट लिख लो, फैक्ट। विटामिन B3 की कमी से बाल भूरे हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन B3 की कमी से बाल कैसे हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं, भूरे रंग के हो जाते हैं। ओके, नोट कर लो। चलिए, अगला है अपना विटामिन B5। जल विलय विटामिनों में अगले विटामिन की हम बात कर रहे हैं, विटामिन B5। नंबर 4 विटामिन B5। और विटामिन B5 का रासायनिक नाम थोड़ा याद रखना। देखो, आपसे एग्जाम में मुख्य रूप से जल विलय विटामिनों में जो है वो इनके क्या पूछ लेगा, वो इनके आपको रासायनिक नाम जो है वो ज्यादा फोकस करेगा। तो इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, या इसी को कहते हैं पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। क्या कहते हैं, पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। तो एक तो इसका नाम हो गया पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, और इसके अलावा पेलेग्रा प्रिवेंटिंग, पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर, पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। तो पेंटोथेनिक अम्ल और पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर, ये क्या है, इसके रासायनिक नाम है। इसका सामान्य सूत्र हम देखें तो इसके अंदर क्या होता है, सामान्य सूत्र में देखिए कार्बन के जो अणु हैं वो होते हैं 6। सामान्य सूत्र में इसके कार्बन के अणु होते हैं 6, हाइड्रोजन के अणु होते हैं 5, एक नाइट्रोजन का अणु होता है, और 2 अणु जो होते हैं वो किसके होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं। तो C6H5NO2 ये विटामिन B5 यानी पेंटोथेनिक एसिड का क्या हो गया, रासायनिक नाम हो गया। इसके खोजकर्ता की बात करें तो गोल्डबर्गर नामक वैज्ञानिक ने सन 1912 में इसकी क्या की थी साथियों, खोज की थी। तो लिखो खोजकर्ता, खोजकर्ता गोल्डबर्गर, गोल्डबर्गर, खोजकर्ता गोल्डबर्गर कब खोज की, 1912 में। गोल्डबर्गर ने 1912 में जो है विटामिन B5 की जो है साथियों खोज की थी। इसके स्रोत की हम बात करेंगे अब, तो इसके स्रोत में मछली, दूध, अनाज। स्रोत में एक तो मछली, इसके अलावा दूध, इसके अलावा अनाज। ठीक है,
मछली, दूध, अनाज, इसके अलावा यीस्ट भी इसमें शामिल है और यकृत शामिल है और ताजा मांस। यीस्ट, यकृत व ताजा मांस, व ताजा मांस, इनके अंदर जो है विटामिन B5 पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। आरडीए की बात करें, रिक्वायर्ड डेली अलाउंस कितनी है या रिक्वायर्ड डाइटरी अलाउंस कितनी है, रोजाना चाहिए गई जो मात्रा है वो है 16 से 20 मिलीग्राम पर डे। आरडीए कितनी है इसकी, तो इसकी आरडीए है, आरडीए साथियों 16 से 20 मिलीग्राम, 16 से 20 मिलीग्राम पर डे जो है वो इसकी आरडीए है। 16 से 20 मिलीग्राम पर डे जो है वो इसकी क्या है, आरडीए। हमारे शरीर के द्वारा चाहिए गई जो मात्रा है वो 16 से 20 मिलीग्राम पर डे है। इसका कार्य अगर अपन देखें तो हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं साथियों, इस कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है वो, मेटाबॉलिज्म की क्रिया में ये बहुत ज्यादा सहायक है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है, ये लिख दो। लिखो कार्य, तो कार्य में लिखो यह विटामिन, यह विटामिन कार्बोहाइड्रेट के, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में सहायक है। यह विटामिन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में सहायक है, उसके उपापचय में सहायता करता है। ठीक है, तो लिख लीजिए। इसका रासायनिक नाम हो गया, सामान्य सूत्र हो गया, खोजकर्ता, स्रोत, आरडीए, कार्य। और अब हम बात करेंगे कमी के रोग। इसकी बात करेंगे, कमी के रोगों की बात करेंगे। आपने अगर ये नोट कर लिया है तो हम आगे चलते हैं, कमी के रोगों की बात करते हैं। ये कमी के रोग, विटामिन B5 के कमी के रोगों में एक तो है पेलेग्रा। इसमें क्या होता है, जीभ पर पपड़ियां जम जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा 4D डिजीज भी इसके द्वारा होती है। कौन सी, 4D सिंड्रोम। अब 4D जो सिंड्रोम है ये क्या है, देखिए 4D सिंड्रोम में एक डिजीज के नाम, एक डिजीज का नाम है डी से डर्मेटाइटिस, दूसरे रोग का नाम है डी से डिमेंशन, डी से डिमेंशन, और तीसरे रोग का नाम है डी से डायरिया, डायरिया, और फोर्थ सिंड्रोम है डी से डेथ भी हो जाती है, सीधा लिख दो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसलिए इसको 4D कहते हैं। कई बार 3D भी लिखा हुआ आता है तो आपको घबराना नहीं है। 3D का मतलब हो गया डर्मेटाइटिस, डिमेंशन और डायरिया। ठीक है, ये चौथा तो मैंने लिख दिया, हालांकि मृत्यु रोग नहीं होता है लेकिन ये अवस्था है इसलिए मैंने लिख दिया। इसको अगर हम ज्यादा पकाएंगे तो नष्ट हो जाएगा। जो कोलन बैक्टीरिया है उन कोलन बैक्टीरिया के द्वारा ये निर्मित होता है। साथ में इसे गोल्ड बर्गर पीपी फैक्टर भी कहते हैं। गोल्ड बर्गर जो है इन्हें क्या कहते हैं, पीपी फैक्टर भी कहते हैं। तो आपको एक लाइन और याद करनी है, यहाँ पर एरो लगा के लिखो, अधिक पकाने पर यह विटामिन, अधिक पकाने पर, अधिक पकाने पर यह विटामिन नष्ट हो जाता है। अधिक पकाने पर यह विटामिन क्या हो जाता है साथियों, ये विटामिन नष्ट हो जाता है। किसकी बात की अपन ने, विटामिन B5 की हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। विटामिन B5 की हमने बात कर ली है। अब आगे हम जो चर्चा करेंगे वो हम बात करेंगे विटामिन B6, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए विटामिन B6 की बात करते हैं। हेडिंग लगाओ विटामिन B6। नंबर कौन सा आ गया अपना, नंबर आ गया 5, नंबर 5 विटामिन B6, विटामिन B6। विटामिन B6 का अगर हम रासायनिक नाम देखें, रासायनिक अगर हम नाम देखें
तो इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम देखें तो क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसी का एक और नाम है दूसरा, वो है एंटी डर्मेटाइटिस। क्या है? इसी को कहते हैं एंटी डर्मेटाइटिस। डर्म सब त्वचा के लिए लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एंटी डर्मेटाइटिस भी इसका नाम है। क्लियर? अब देखिए साथियों, विटामिन B6 जो है, इसका अगर हम सामान्य सूत्र देखें तो इसमें कार्बन के अणु 8 होते हैं। कार्बन के अणु कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो लिखो सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र, कार्बन के अणु कितने हैं? 8 हैं। हाइड्रोजन के अणु इसमें कितने होते हैं? तो हाइड्रोजन के अणु होते हैं 11, जबकि इसमें ऑक्सीजन के अणु होते हैं 3 और एक होता है इसमें नाइट्रोजन का अणु। ठीक है, इस तरह से C8H11O3N इसका क्या हो जाता है? सामान्य सूत्र। और इसके खोजकर्ता की हम बात करें तो गायोर्गी नामक वैज्ञानिक ने 1928 में इसकी क्या की थी? खोज की थी। गायोर्गी 1928। देखो खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता लिखो गायोर्गी। गायोर्गी 1928। गायोर्गी नामक वैज्ञानिक ने 1928 में इसकी खोज की थी साथियों। और इस विटामिन B6 के अगर हम सोर्स देखें, हम स्रोत देखें, तो इसके स्रोतों में यकृत, अंडे, यीस्ट, दूध, किडनी, हरी सब्जी, ये सब शामिल हैं। तो लिखो स्रोत यकृत, अंडे, किडनी, यकृत, अंडे, किडनी के अलावा हरी सब्जी, हरी सब्जी व दूध, दूध आदि। हरी सब्जी व दूध आदि क्या है साथियों? ये इसके स्रोत हैं। इसके अलावा यीस्ट भी, यीस्ट में भी पाया जाता है। ये यीस्ट में भी होता है। यीस्ट खमीर के अंदर जो है उसमें भी पाया जाता है। तो स्रोत में यकृत, यीस्ट, अंडे, किडनी, हरी सब्जी और दूध इसके क्या हो जाते हैं? स्रोत हो जाते हैं। आरडीए की बात करेंगे कि हमारे शरीर को इसकी कितनी मात्रा रोजाना चाहिए, तो 2 मिलीग्राम जो मात्रा है वो रोजाना हमें इसकी चाहिए होती है। तो आरडीए क्या हो गया इसका? इसका आरडीए हो गया 2 मिलीग्राम पर डे। क्या हो गया आरडीए? 2 मिलीग्राम पर डे जो है वो इसका आरडीए है साथियों, विटामिन B6 का। ठीक है, इसका कार्य अगर अपन देखें तो इसका कार्य है पायरिडॉक्सल। क्या है? पायरिडॉक्सल फॉस्फेट के निर्माण हेतु ये जो है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट के निर्माण के लिए आवश्यक कार्य लिखो, यह है विटामिन पायरिडॉक्सल, यह है विटामिन पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, PO4 फॉस्फेट के लिए, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट के लिए आवश्यक, के लिए आवश्यक होता है। यह विटामिन पायरिडॉक्सल फॉस्फेट के लिए क्या होता है साथियों? आवश्यक होता है। इसकी कमी के रोग की बात करें तो यदि विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त की कमी। इसके अलावा लकवा आ जाता है, पैरालिसिस जिसको कहते हैं। और काफी सारे जो मानसिक रोग हैं वो मानसिक रोग भी इसकी कमी से हो जाते हैं। ठीक है भाई, नोट हो गया? कार्य क्या है? ये पायरिडॉक्सिन फॉस्फेट जो है उसका निर्माण करने में सहायक होते हैं, आवश्यक होते हैं। कमी के रोग क्या है? तो लिखो कमी का रोग, विटामिन B6 के कमी के रोग लिखो। तो कमी के रोग में एक तो हो गया एनीमिया, कमी के रोगों में एक तो हो गया एनीमिया। इसके अलावा पैरालिसिस जिसको हम क्या कहते हैं? लकवा कहते हैं, तो लकवा हो जाता है। और इसके अलावा जो मानसिक रोग भी हो जाते हैं, तो लकवा व मानसिक रोग, लकवा व मानसिक रोग। ठीक है, कमी के रोगों में एनीमिया, लकवा व मानसिक रोग ये इसके अंदर शामिल है। ठीक है,
आप कुछ फैक्ट भी चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि आरबीसी की कमी हो जाती है इसके अंदर और भोजन को पकाने से नष्ट हो जाते हैं। गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं, दवाएं हैं, उनसे भी ये नष्ट होता है। तो ये आप फैक्ट में लिख लो, फैक्ट में लिखो, इस विटामिन की कमी से आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। इसके अलावा पकाने पर, पकाने पर जो स्रोत होते हैं जिनमें ये पाया जाता है, उन्हें पकाने पर यह विटामिन नष्ट हो जाता है। पकाने पर यह विटामिन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और इसके अलावा गर्भरोधक दवाओं से, गर्भरोधक दवाओं, गर्भरोधक दवाओं से नष्ट हो जाता है, गर्भरोधक दवाओं से नष्ट हो जाता है। ठीक है, नोट करो। अब हम बात करते हैं अगले विटामिन की और वो है अपना विटामिन B12। पहले ये नोट कर लीजिएगा, फिर हम B12 पर चर्चा करने वाले। हेडिंग लगाइए विटामिन B12। हो गया? विटामिन B12 नंबर 6, विटामिन B12। विटामिन B12 का अगर हम रासायनिक नाम देखें साथियों, तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है ये है साइनोकोबालोमिन, साइनोकोबालोमिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालोमिन है। इसके अलावा इसे एपीएफ, एनिमल प्रोटीन फैक्टर भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? एपीएफ भी कहते हैं, एपीएफ, एनिमल, एनिमल प्रोटीन फैक्टर, एनिमल प्रोटीन फैक्टर भी इसको कहते हैं, एपीएफ कहते हैं, एनिमल प्रोटीन फैक्टर भी इसको कहा जाता है। सामान्य सूत्र की इसमें बात करें तो इसका सूत्र थोड़ा बड़ा है, लेकिन याद रखने योग्य है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो सामान्य जो सूत्र है साथियों, इस सामान्य सूत्र में पहले तो ये ध्यान रखना कि कौन कौन से तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके अलावा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के अलावा PCO3 यानी फॉस्फोरस और CO, ठीक है, कोबाल्ट, CO क्या है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसमें कार्बन की संख्या होती है 6, हाइड्रोजन की संख्या होती है 66। कितनी होती है? 66 होती है। ऑक्सीजन जो है ये इसके अंदर 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है, 14 होते हैं। नाइट्रोजन भी 14 होता है, बाकी पाया जाता है इनमें PCO। ठीक है, तो C6H66O14 N14 PCO, ये इसका क्या है? रासायनिक सूत्र है, इसका सामान्य सूत्र है। देखो 6, 66, 14, 14 PCO। ठीक है, ये CO इक्वल है, C और O बराबर है, यानी कोबाल्ट है इसका मतलब। खोजकर्ता कौन है इसके? तो रिकेट्स जो है वो 1948 में इसके खोजकर्ता होते हैं। तो लिखो खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन है साथियों? तो खोजकर्ता है रिकेट्स, 1948, 1948 में इसकी खोज की जाती है। रिकेट्स नामक जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा, वैज्ञानिक है उनके द्वारा। इसके स्रोत देखें तो अंडे, मांस, यकृत, मछली इसके स्रोत हैं। स्रोत अगर देखें तो स्रोत है इसके अंडे, मांस, मछली, यकृत। ठीक है, अंडे, मांस, मछली, यकृत, ये क्या है इसके? ये इसके सोर्स है साथियों, इसके स्रोत हैं। इसके आरडीए की बात करें तो बहुत अल्प मात्रा इसकी चाहिए होती है हमें। तो इसकी आरडीए अगर हम देखें तो इसकी आरडीए केवल 0.003 मिलीग्राम पर डे,
बहुत ही अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। कितनी कितनी आरडीए? 0.003 मिलीग्राम इसकी आरडी होती है। कार्य देखें तो आरबीसी के निर्माण में, आरबीसी के परिपक्वन में और साथ में डीएनए के रेप्लिकेशन में भी इसका उपयोग होता है। तो कार्य क्या है? आरबीसी मैच्योरेशन, आरबीसी का परिपक्वन, आरबीसी का परिपक्वन व डीएनए रेप्लिकेशन व डीएनए प्रतिकृतिकरण में आवश्यक। डीएनए में जो रेप्लिकेशन की क्रिया होती है, डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है, इसमें आवश्यक होता है। तो आरबीसी का परिपक्वन करना और साथ में डीएनए प्रतिकृतिकरण में आवश्यक जो है होती है कौन? ये विटामिन B12, जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो पेरनियस एनीमिया होता है। क्या होता है? पेरनियस एनीमिया। हो गया? इतना नोट हो गया तो लिखो कमी का रोग। इतना हो गया तो लिखिए साथियों कमी का रोग। पेरनियस एनीमिया, या इसको आप लिख सकते हैं, ज्यादा सही जो वर्ड है वो पार्नेसियस, पार्नेसियस ये लिखो, ज्यादा उचित वर्ड ये है पार्नेसियस एनीमिया। ठीक है, कमी का रोग क्या है? पार्नेसियस एनीमिया है, यानी एनीमिया होता है, रक्त की कमी होता है, यही आप ध्यान रखें, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आरबीसी निर्माण को क्या कर देता है? कम कर देता है अगर इसकी कमी होगी तो, और ये भी पकाने पर नष्ट हो जाता है। तो अब इसमें कुछ फैक्ट लिखो। तो पहला फैक्ट लिखो, इसकी कमी से आरबीसी निर्माण, ठीक है, आरबीसी का निर्माण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसकी कमी से आरबीसी निर्माण कम हो जाता है, आरबीसी का निर्माण कम हो जाता है, पकाने पर नष्ट हो जाता है। तो यह है विटामिन पकाने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा लिखेंगे इस विटामिन में सीओ बोले तो कोबाल्ट धातु, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु, आपसे प्रश्न पूछे एकमात्र ऐसे विटामिन का नाम बताओ जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो वो विटामिन कौन सा है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है? विटामिन B12। कौन सा है? विटामिन B12 है। और अब हम बात करते हैं अगले विटामिन की, वो है अपना विटामिन H। कौन सा है? विटामिन H। और उसके बाद में विटामिन C की हम चर्चा करेंगे। ये नोट कर लो और हेडिंग लगा लो, विटामिन H। हो गया? चलिए, इतना हो गया तो अब हम बात करते हैं विटामिन H की। हेडिंग लगाई साथियों, नंबर 7, विटामिन H। और विटामिन H का जो रासायनिक नाम है, ये रासायनिक नाम है साथियों बायोटिन। बायोटिन रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। सूत्र देखें तो इसका सामान्य सूत्र, बायोटिन का सामान्य सूत्र देखें तो रट लेना आप, इसमें कार्बन के अणु जो है वो कितने होते हैं? तो कार्बन के अणु होते हैं 10, हाइड्रोजन के होते हैं 16, नाइट्रोजन के होते हैं 2, ऑक्सीजन के होते हैं 3 और एक होता है सल्फर। तो 10, 16, 2, 3 ऐसे याद रखेंगे इसको, 10, 16, ठीक है। और नाइट्रोजन के कितने बताए मैंने आपको? 2, नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 3 और सल्फर का 1। ठीक है, ये क्या इसका? ये इसका सामान्य सूत्र है। इसके खोजकर्ता कौन है? दो वैज्ञानिक थे इसके खोजकर्ता, जिनमें एक का नाम था बेटमैन। क्या नाम था?
बेटमैन और दूसरे का नाम है एलिसन। क्या नाम है? एलिसन। 1916 में इन्होंने खोज की थी, बेटमैन और एलिसन ने। देखो खोज करता बेटमैन व एलिसन, बेटमैन व एलिसन, बेटमैन व एलिसन जो है वो इसके खोज करता है, जिन्होंने 1916 में जो है साथियों क्या की थी, 1916 में इसकी खोज की थी। 1916 में इस विटामिन की इन्होंने खोज की। इसके स्रोत जो है वो है यीस्ट और सब्जी। स्रोत की बात करें बायोटिन की, तो एक तो ये खमीर में पाया जाता है, यीस्ट में, और पाया जाता है सब्जियों में। यीस्ट व सब्जी जो है वो इसका सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन एच का, बायोटिन का। आरडीए इसकी ज्यादा मात्रा चाहिए होती है, ध्यान रखना। आरडीए होती है इसकी लगभग 150 से 300 मिलीग्राम पर डे। आरडीए कितनी होती है? तो आरडीए होती है 150 से 300 मिलीग्राम पर डे। 150 से 300 ग्राम, 150 से 300 मिलीग्राम पर डे जो है वो इसकी आरडीए है। और इसका जो कार्य है वो है वसा निर्माण के लिए सहायता करना। कार्य क्या है इसका? तो इसका कार्य वसा निर्माण के लिए आवश्यक होता है ये। तो यह विटामिन, यह विटामिन वसा निर्माण के लिए, यह विटामिन वसा निर्माण के लिए, वसा निर्माण के लिए आवश्यक होता है। वसा निर्माण के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। ये विटामिन वसा निर्माण के लिए क्या होता है साथियों? आवश्यक होता है। कौन सा विटामिन? बायोटिन। कौन सा? बायोटिन। कमी का रोग क्या होगा इसमें? डर्मेटाइटिस हो जाएगा कमी का रोग। और लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स के उपयोग से भी ये नष्ट होता है। ठीक है, तो कमी का रोग लिखो, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। कमी का रोग क्या है इसका? तो इसकी कमी का रोग है डर्मेटाइटिस। नोट करें, का रोग क्या है? डर्मेटाइटिस जो है वो इसकी का रोग है। लंबे टाइम तक अगर आप एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लेते हैं तो उससे भी ये क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, ध्यान रहे। ठीक है, और अब हम बात करेंगे अपने आखिरी पॉइंट पर, जो आहार एवं पोषण का सबसे लास्ट बिंदु है, नंबर 8, जो है विटामिन सी। नंबर 8 लिखेंगे विटामिन सी। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये विटामिन एग्जाम की दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो इसके लिए यही लिखेंगे हम, क्या है, क्या है, प्रथम ज्ञात विटामिन है। प्रथम ज्ञात विटामिन है, अर्थात, अर्थात सबसे पहले खोजा गया, अर्थात सबसे पहले खोजा गया विटामिन है। सबसे पहले खोजा गया विटामिन है कौन? विटामिन सी। रासायनिक नाम क्या है इसका? तो लिखिए रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है साथियों, ये है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है ये? एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है साथियों। इसका सूत्र देखें तो C6H6O6 इसका सामान्य सूत्र है। याद रखना, और सिंपल भी याद रखने योग्य है और पूछने योग्य भी है। सामान्य सूत्र है C6H6O6। ये एस्कॉर्बिक अम्ल का क्या है? रासायनिक सूत्र है। इसके खोज करता है सेंट गियोर्जी। कौन है? सेंट गियोर्जी नामक वैज्ञानिक ने 1928 में इसकी खोज की थी। तो खोजकर्ता कौन हो गए इसके? खोजकर्ता
सेंट गियोर्जी, सेंट गियोर्जी 1928, 1928 में सेंट गियोर्जी ने इसकी क्या की थी साथियों, खोज की थी। इसके स्रोत की बात करें तो मुख्य रूप से ये खट्टे पदार्थों के अंदर ये पाया जाता है, लेकिन कुछ तीखे पदार्थ हैं उनमें भी ये पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे स्रोत, तो स्रोत में लिखें नींबू, आंवला, अमरूद, ठीक है, नींबू, आंवला, अमरूद, और इसके अलावा जो है स्रोत में हमने क्या देखा, स्रोत में हमने देखा नींबू, आंवला, अमरूद। इसके अलावा साथियों ध्यान रखना तो हरी मिर्च में, हरी मिर्च में भी ये पाया जाता है, वह ऊंटनी का दूध, का दूध, मिल्क ऑफ कैमल, इसमें भी ये पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, आरडीए की बात करें तो इसकी आरडीए जो है वो 40 से 60 मिलीग्राम पर डे हमें चाहिए होती है। आरडीए की बात करें, रिक्वायर्ड डेली अलाउंस की बात करें तो 40 से 60 मिलीग्राम पर डे, 40 से 60 मिलीग्राम पर डे जो है वो इसकी क्या होती है साथियों, आरडीए होती है। आरडीए कितनी हो गई, 40 से 60 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, कार्य क्या है इसका, भाई ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑक्सीकारक है, क्या है ये, ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकरण, अपचयन और एंटीबायोटिक तथा घाव भरना जो है वो इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, तो लिखो कार्य, कार्य में लिखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण, अपचयन, इसके अलावा एंटीबायोटिक के रूप में, किसके रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में, ऑक्सीकरण, अपचयन, एंटीबायोटिक के रूप में, वह घाव भरना, घाव भरना आदि, ये इसके क्या है, ये इसके साथियों कार्य हैं। विटामिन सी के क्या है, ये कार्य हैं। कमी के रोग की बात करें तो स्कर्वी और पायरिया दोनों में क्या होता है, मुख्य रूप से मसूड़ों से रक्तस्राव होता है। तो लिखो रोग स्कर्वी व पायरिया, स्कर्वी व पायरिया क्या है, ये इसके रोग हैं, कमी के रोग हैं। विटामिन सी की कमी के रोग हैं कौन कौन से, स्कर्वी और पायरिया। यह प्रथम ज्ञात विटामिन है। इसके बारे में कुछ खास बात लिखेंगे फैक्ट लगाकर, तो लिखिए पकाने पर नष्ट हो जाता है, पकाने पर नष्ट हो जाता है, पकाने पर नष्ट हो जाता है। सब्जियों को, सब्जियों को छीलने, छीलने, काटने व उबालने पर नष्ट हो जाता है, छीलने, काटने व उबालने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अल्कोहल, अल्कोहल के अधिक सेवन से, अल्कोहल के अधिक सेवन से नष्ट हो जाता है। इसके अलावा मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है, मूत्र के साथ उत्सर्जित, मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। और इसकी कमी से, की कमी से नाविकों में, नाविक जो होते हैं ना जहाजों में रहते हैं, नाविकों में सेलर डिजीज, सेलर रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, सेलर रोग हो जाता है, सेलर डिजीज जो है वो हो जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये सारा नोट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ साथियों अपने जो
जल विलय विटामिन है वो भी अपने क्या हो जाते हैं, यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। देखो इसके बाद में 2 पॉइंट बचते हैं, वहां से एग्जाम में ऐसे कोई खास क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। बाकी अपन जो बाकी चीज पढ़ते हैं यहाँ सभी जगह वो आ जाते हैं जिसमें मिनरल्स और जल की बात करते हो। तो कॉमन भोज्य पदार्थ है खनिज तत्व और जल, तो उनको विशेष रूप से आपको अलग से कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया भोज्य पदार्थ वाला पोर्शन, आहार एवं पोषण वाला मामला। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सेशन में अगले बिंदु के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।